इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी क्यों हार गईं और बीजेपी कैसे जीत गई? हम 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक डीप रिसर्च और एनालिसिस करेंगे। ये वो चुनाव था जिसने 15 साल से चले आ रहे एक अभेद राजनीतिक किले को पूरी तरह से ढा दिया। आइए डेटा, जमीनी हकीकत और चुनावी रणनीतियों के जरिए भारतीय राजनीति के इस सबसे बड़े बदलाव को डिकोड करते हैं। इस पूरे राजनीतिक भूकंप को समझने के लिए हम कुछ मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम इस ऐतिहासिक उलटफेर के असली स्केल को देखेंगे, सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को समझेंगे और बात करेंगे आरजे कर की उस दुखद घटना की जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इसके अलावा वोटर लिस्ट विवाद, वोटों का बंटवारा और अंत में बीजेपी की उस मास्टर स्ट्रैटेजी का भी विश्लेषण करेंगे जिसने इस जीत की नींव रखी। तो शुरुआत करते हैं इस ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर के असली स्केल से। ये नतीजे आखिर कितने बड़े थे? जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 207 सीटें। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का 207 सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि 1937 में जब से बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, तब से लेकर आज तक ये पहला मौका है जब किसी राइट ऑफ सेंटर पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि बदलाव की लहर कितनी तेज थी। अगर हम 2021 और 2026 के नतीजों की तुलना करें तो ग्राफ बिल्कुल पलट गया है। 2021 में सत्ताधारी टीएमसी के पास 215 सीटें थीं, जो 2026 में लुढ़क कर सीधे 80 पर आ गईं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 77 सीटों से छलांग लगाकर 207 सीटों के विशाल बहुमत तक पहुंच गई। और दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में 92.93% का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। इतना भारी वोटिंग टर्नआउट ही इस बात का इशारा था कि जनता किसी बड़े बदलाव के मूड में थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आ गया? इसकी जड़ें सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी में छिपी थी। 15 साल की सत्ता अपने साथ बहुत सी कमजोरियां लेकर आती है। विश्लेषकों के मुताबिक जमीन पर लोगों, खासकर युवाओं में एक गहरी हताशा थी। ये हताशा सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार, लोकल लेवल पर मांगे जाने वाले कट मनी या कमीशन और स्कूल सेवा आयोग जैसे भर्ती घोटालों को लेकर थी, जिनमें सुजीत बोस जैसे मंत्रियों के नाम सामने आए। राज्य का युवा अब सिर्फ नकद या वेलफेयर योजनाओं से संतुष्ट नहीं था, उन्हें पक्की नौकरियां और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट चाहिए था। इस बढ़ती निराशा ने चुनाव के पूरे नैरेटिव को ही बदल कर रख दिया। याद कीजिए, 2021 में चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या था? बंगाल बनाम बाहरी। लेकिन 2026 आते आते ये पूरी तरह से शिफ्ट होकर असोल परिवर्तन यानी वास्तविक बदलाव और सिस्टम में ईमानदारी की मांग में बदल गया। मतदाता अब पहचान की राजनीति से कहीं आगे निकलकर स्थिरता और रोजगार के लिए वोट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ही काफी नहीं थी। 2024 के अंत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। 9 अगस्त 2024 को आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो अभूतपूर्व आक्रोश देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। रिक्लेम द नाइट जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिनों तक हड़ताल की और हालात इतने गंभीर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देकर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा। इस एक घटना ने सरकार की छवि को अंदर तक डैमेज कर दिया। जब सीबीआई जांच के दौरान अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई तो प्रशासन पर मामलों को दबाने और लीपापोती करने के बेहद गंभीर आरोप लगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटना ने सत्ताधारी पार्टी के नैतिक अधिकार को बुरी तरह तोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पारंपरिक रूप से टीएमसी का सपोर्ट करने वाली महिला मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इन सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों के अलावा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव विवाद भी हुआ, जिसका सीधा असर वोटर लिस्ट पर पड़ा। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लागू किया। इसका मकसद AI एल्गोरिथम और लेगेसी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके लिस्ट से नकली, मृतक या अवैध मतदाताओं को हटाना था।
अब बीजेपी ने इसे अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक बहुत जरूरी शुद्धिकरण बताया। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये एनआरसी की तरह ही लोगों से उनके वोट देने का अधिकार छीनने की एक साजिश है। और अगर हम इसकी डेटा पर नजर डालें तो इसका इम्पैक्ट बहुत विशाल था। करीब 91 लाख वोटर्स, जी हां, राज्य के लगभग 12% मतदाता लिस्ट से हटा दिए गए। इसका सबसे गहरा असर सीमावर्ती जिलों और रिफ्यूजी ब्लॉक्स पर पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हटाए गए इन मतदाताओं में 63% हिंदू और 34% मुस्लिम थे। चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव ने जमीन पर चुनावी गणित को काफी हद तक हिला दिया। वोटर्स लिस्ट में हुए इस बड़े बदलाव के साथ साथ जो वोट बचे थे, उनका बंटवारा भी इस चुनाव का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे पारंपरिक टीएमसी गढ़ों में जहां अल्पसंख्यक वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं, वहां वोटों का भारी विखंडन यानी बंटवारा देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस बार वहां सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई पार्टियां मैदान में थीं। लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन और हुमायूं कबीर की एजेयूपी जैसी पार्टियों की मौजूदगी ने अल्पसंख्यक वोटों को बुरी तरह बांट दिया। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अपने 10 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया और तय किया कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जैसे हेवीवेट नेताओं को मैदान में उतारा गया। विपक्ष के इस तरह अलग अलग धड़ों में बंटने का सीधा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को हुआ, क्योंकि क्लोज फाइट वाली सीटों पर उनके चुनावी गणित को गहरा झटका लगा। अब तक हमने देखा कि सत्ता पक्ष की कमजोरियां क्या थीं, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टी ने इसका फायदा कैसे उठाया। आइए देखते हैं बीजेपी की वो रणनीति जिसने उन्हें जीत दिलाई। बीजेपी ने इस बार सिर्फ रैलियां नहीं की, बल्कि उन्होंने एक पूरा लॉन्ग गेम खेला। उन्होंने पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए बूथ लेवल पर अपना नेटवर्क बहुत मजबूत किया। उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में फोकस बढ़ाया गया। साथ ही सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के जरिए मतुआ और शरणार्थी समुदायों को एकजुट किया गया। और सबसे बड़ी बात, संदेश खाली और आरजी कर के मुद्दों को उठाते हुए महिला सुरक्षा पर उनका प्रचार बेहद आक्रामक और फोकस्ड रहा। जमीन पर उनके इस अभियान को उनके मैनिफेस्टो ने और भी मजबूत कर दिया। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए की मासिक सहायता का वादा किया गया, जो सरकार की मौजूदा योजनाओं से सीधा मुकाबला था। इसके अलावा 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने, भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने और उत्तर बंगाल में नए एम्स व आईआईटी खोलने जैसे बड़े वादों ने जनता के सामने एक बहुत मजबूत विकल्प पेश किया। तो अंत में 2026 का यह ऐतिहासिक जनादेश हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब जनता सिस्टम में बदलाव, पक्की नौकरियां और सुरक्षा की मांग करने लगती है, तो क्या चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नकद कल्याणकारी योजनाएं ही काफी हैं? इस सवाल का जवाब ही शायद भारतीय राजनीति के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।